Welcome to AP Global Welga. I am अनिरुद्ध मेहता और आई होप आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल जो है क्लास 10 की जो है अब तैयारी की और आप लोग आगे कदम बढ़ा रहे होंगे। तो मैं आज फिर जो है लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण जो क्लास 10 की साइंस का जो है दूसरी अध्याय का हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहें और इस 5 क्वेश्चन का जो है अभी आप जो है इसका आंसर आप देखें क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी जिसको है ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। हम जो है पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि जो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना यानी देखिए शुष्क बुझा हुआ यानी शुष्क चूना का आपका होता है सूखा हुआ का CaO, और जब उसको हम ये जल से रिएक्शन कराएंगे तो वो हो जाएगा CaOH2। यही शुष्क बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2। इसके अलावे H2O जल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण तैयार होता है। ये सिंपल परिवर्तन इसका आंसर है। अब इसको हमको जब दिखाना हो कि उदाहरण में, तो उदाहरण में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि CaOH2 यानी ये हो गया आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना और आपका Cl2 जो कि क्लोरीन। तो शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। तो एक सिंपल जो है उसका उत्तर होगा कि शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर जो है विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है और इसमें फिर जल बनते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर हुआ। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और एक इसका जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग आपसे पूछ लेगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है, इसका उपयोग कहा जाए तो आपका जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पहला उपयोग है। और इसका जो है उपयोग आपका कांच का बर्तन को जो है साफ करने के लिए और रासायनिक उपापचय के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका निर्माण है आपका जिप्सम को इसको 373 केल्विन ताप पर, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, इसको गर्म करेंगे तो जिप्सम क्या करता है कि जल के अणुओं को त्याग करके और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ
पेरिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिप्सम को हम सूत्र इसका लिख रहे हैं कि CaSO4 into 2H2O, ये आपका जिप्सम है जिसका सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। और इसको जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो 2H2O की जगह पर जो है ये आपका अपने जल के जो है आपका आधे भाग को क्या करेगा, त्याग कर देगा और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 into हाफ H2O का ये निर्माण करेगा और आपका 3/2 बच गया इसमें, 3/2 H2O। तो कहा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो यह है आपका क्या, जिप्सम। इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दिए तो जिप्सम का जो 2H2O था उसका जो है आपका आधा, इसका 1.5 गुना जो है भाग ये आपका त्याग करके और ये केवल जो है 1/2 H2O को अपने पास रखता है और जिप्सम जो है जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका दोनों का सूत्र भी आपको याद कर लेना है और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है इसको भी याद करना है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जिप्सम जल के अणुओं को त्याग कर, देखिए त्याग है कि नहीं, यहाँ 2H2O है, यहाँ 1.5 H2O 1/2 H2O हो गया, यानी ये जो है 3/2 H2O को त्याग दिया। तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये तो आपका जल है। तो ये है इसका सिंपल उत्तर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्षारण, इससे भी पहले एक जो है आपको पूछ दिया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग जो है आपको बतला देना है कि चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में करते हैं और सतहों को चिकना बनाने में करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है तीसरा उपयोग करते हैं खिलौना बनाने में करते हैं। तो इसका 3 उपयोग आपको जो है याद रखना है। अब संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं इस पर हम बात करेंगे। संक्षारण, देखिए जब कोई धातु अम्ल, नमी, अम्ल या नमी से अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु अम्ल नमी से अभिक्रिया करके और वह संक्षारित हो जाता है तो वही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जब कोई धातु अम्ल या नमी से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, तो वही प्रक्रिया हम लोग इसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु किसी अम्ल से, नमी से, वायु से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। अब संक्षारण का जो है कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण जैसे चांदी के ऊपर काले परत का बनना, चांदी के ऊपर काले परत का बनना, परत का बनना, ये आपका संक्षारण का उदाहरण। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना,
ये भी आपका संचालन का उदाहरण है। अब तांबे में, तांबे के ऊपर हरे परत का बनना, तांबे के ऊपर हरे परत बनना, ये आपका संचालन का उदाहरण है। अब संचालन से जो है बचाव कैसे किया जाएगा देखिएगा, इसमें जो है क्वेश्चन है इसके बचाव के 3 उपाय देखे। तो संचालन के बचाव के 3 उपाय क्या है? इसका 3 उपाय है, संचालन से जो है हमको बचाना है तो इसका 3 उपाय है। या तो आप जो है जिंक की परत चढ़ाइए, जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट करके आप पेंट करके उसको संचालन से बचा सकते हैं, या तेल या ग्रीस का प्रयोग करके आप उसको संचालन से बचा सकते हैं। तो ये संचालन से बचाव के 3 उपाय जो है हम लोग बतलाएंगे, जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट करके या तेल या ग्रीस का प्रयोग करके उसको हम संचालन से बचा सकते हैं। तो ये संचालन के 3 जो है बचाव के उपाय है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित अम्ल किसमें पाए जाते हैं। ये जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि कुछ अम्ल के नाम जो है आपको दिए हुए हैं, उसको बतलाना है कि वो किसमें पाए जाते हैं। जैसे मेथेनोइक अम्ल, उसका ही नाम है एक फार्मिक अम्ल, ये आपका पाया जाता है चींटी का डंक में और आपका मधुमक्खी का डंक में, नेटल पौधा के डंक में। ये तीनों डंक जो है आ जाए तो उसमें जो है हमको मेथेनोइक अम्ल ही बतलाना है। अब दूसरा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ किसमें पाया जाता है? तो आपका खट्टा दूध, जिसको जो है हम दही बोलते हैं, दही में पाया जाता है। आपका खट्टा दूध भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये आपका टमाटर और पालक दोनों में पाया जाता है, ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक उसको बोलते हैं। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल जो कि है, तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा, आपका नींबू एवं खट्टे पदार्थ में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, नींबू, संतरा। और आपका एसिडिक अम्ल ये आपका सिरका में पाया जाता है। सिरका जिससे हम जो है ये भाषा में शराब कहते हैं, उसमें जो है आपका एसिडिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमें 5 जो है अम्ल के नाम है, इसको ठीक से याद कर लेना है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, तांबे और पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो देखिए, आपको पता है कि जब खट्टे पदार्थ जैसे ही आया, आपको मन में चला होगा कि खट्टा पदार्थ ये तो अम्ल है, और अम्ल को कभी आप जो है तांबे और पीतल के बर्तन में रखे हुए कभी देखे हैं? कभी जो है आप खट्टे जो नींबू का अचार है कभी पीतल और तांबे के बर्तन में उसको डालते हुए देखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब खट्टे पदार्थ को हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखते हैं तो उससे जो है ये खट्टा पदार्थ अम्लीय स्वभाव के होता है, ये एसिड होता है, और ये अम्ल स्वभाव के होने के कारण ये धातु से अभिक्रिया करता है। आप पढ़े होंगे, क्या आप पढ़े होंगे कि अम्ल जब अभी जो है अम्ल धातु से जब अभिक्रिया करके आपका लवण और हाइड्रोजन गैस जो है बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये भी आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, जो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? तो हाइड्रोजन गैस। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में जो है खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय स्वभाव के होते हैं, और अम्लीय स्वभाव के होने के कारण जब ये पीतल और तांबे के बर्तन में इसे रखेंगे तो बर्तन से ये अभिक्रिया करके और बर्तन को ये संक्षारित कर देगा और आपका लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो इसको संक्षारण से बचाने के लिए जो है ये खट्टे पदार्थ को इसमें नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि जब हम फटे पदार्थ इस पीतल और तांबे के बर्तन में रहेंगे तो बर्तन पूरी तरह ये संक्षारित हो जाएगा, जो कि ये उचित नहीं है। तो आज के लिए जो है इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इस चैनल पर आपको क्लास 10 के ये लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप जब कभी भी ये चैनल पर आप इसको ओपन करें तो आपको हम प्रयास करेंगे कि फिर जो है अगले वीडियो में इसको और इसका 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। थैंक यू।